रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो देहरादून में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के नेतृत्व में महापंचायत। आईएसबीटी के पास हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो जुट गए हैं। किसानों की मांगे पूरी ना होने पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। एमएसपी, फसल बीमा, किसानों की पेंशन, गन्ने का समर्थन मूल्य सहित कई मांगे ऐसी है जिन्हें लेकर आज ये महापंचायत की जा रही है। तो राजधानी देहरादून में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से महापंचायत का आयोजन हो रहा है और पूरे प्रदेश भर से जो किसान हैं वो आज इस महापंचायत में पहुंच रहे हैं। तमाम जो मांगे हैं उन्हें लेकर सरकार को घेरने की रणनीति जो है महापंचायत में बनाई जाएगी और किसानों की मांगे पूरी ना होने पर इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आईएसबीटी के पास जो हजारों की संख्या में किसान हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि आगे आने वाले समय में सरकार का घेराव किस तरीके से करना है, इन तमाम मांगों को लेकर, इसे लेकर आज रणनीति बनाई जाएगी। तो नरेश टिकैत की अध्यक्षता में ये महापंचायत, उनके नेतृत्व में ये महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तमाम मांगे किसानों की जिसमें शामिल हैं एमएसपी और फसल बीमा, किसानों की पेंशन, गन्ने का समर्थन मूल्य सहित कई मांगे ऐसी है जिन्हें लेकर ये महापंचायत आज की जा रही है। और साथ ही साथ ये टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। इस तरीके से तैयारी है महापंचायत को लेकर। पूरे प्रदेश भर से जो बड़ी संख्या में किसान हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं। और क्या मांगे हैं किसानों की? ट्यूबवेल पर मीटर की व्यवस्था हो और साथ ही साथ एमएसपी, फसल बीमा और गन्ने का समर्थन मूल्य है वो उन्हें मिले। गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल हो। इकबालपुर मिल पर किसानों का बकाया जो है उसे पूरा किया जाए। फसलों की एमएसपी भी तय हो, ये भी मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगे, जल्द से जल्द सरकार इस पर कोई एक्शन ले और जो डीजल के दाम हैं उन पर भी लगाम लगाए सरकार, ये भी किसानों की तरफ से मांग की जा रही है। तो नरेश टिकैत के नेतृत्व में देहरादून में जो प्रदेश भर से किसान हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं और इन तमाम मांगों को लेकर आज महापंचायत की जा रही है। और आगे रणनीति क्या रहेगी, महापंचायत को लेकर कैसे सरकार को घेरेंगे, कैसे अपनी मांगे मनवाएंगे, इसे लेकर इस महापंचायत में रणनीति बनाई जाएगी। तो न सिर्फ पूरे प्रदेश भर से बल्कि आसपास के राज्यों से भी जो किसान हैं वो पहुंच रहे हैं। तो आईएसबीटी में जो हजारों की संख्या में किसान हैं उनका जुटना शुरू हो गया है और तमाम मांगे भी आपको बताई हमने कि कौन कौन सी मांगे किसानों की तरफ से की जा रही है जिन्हें लेकर ये महापंचायत आज की जा रही है। तो भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हजारों किसान रुड़की से देहरादून की तरफ रवाना हुए हैं। ये किसान राजभवन की तरफ कूच कर रहे हैं। मंगलौर गुड़ मंडी से हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और देहरादून की तरफ रवाना हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि 2 साल पहले दिल्ली में हुए किसान आंदोलन में तय हुई मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो वहीं किसान यूनियन ने प्रदेश सरकार पर भी किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। तो रुड़की से बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। राजभवन की तरफ कूच इन किसानों की तरफ से किया जाएगा और किसानों का आरोप है कि वादा खिलाफी उनके साथ की गई है। किसान आंदोलन में जो मांगे तय हुई थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और इसीलिए इनकी तरफ से ये आंदोलन किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन का आज देहरादून में राजभवन कूच होने जा रहा है। अभी हम मंगलौर मंडी में मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका आज का क्या प्लान है, वो क्यों राजभवन में कूच करने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज भारतीय किसान यूनियन के जो है राजभवन कूच करने जा रहे हैं, क्या कारण है, ऐसा क्या वजह है कि आपको राजभवन कूच करना पड़ रहा है? देखिए, 26 नवंबर को हमारा दिल्ली के अंदर आंदोलन शुरू हुआ था और आंदोलन को 2 साल पूरे हो जाएंगे 26 नवंबर को, लेकिन सरकार ने जो वादे करे थे कोई भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं करा। उसी मामले को लेकर आज पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह जो है पूरे प्रदेशों में गवर्नर हाउस का घेराव होगा। माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जाएगा। वादा खिलाफी दिवस आज हम मना रहे। जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार भी पूर्ण रूप से किसान मजदूर विरोधी है। यहाँ की सरकार ने अपने विधायकों की 70 विधायकों की आमदनी भत्ते दुगने कर दिए, लेकिन किसान को आज तक उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है। 500 रुपये गन्ने का भाव की हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम महंगाई को देखते हुए किसान के गन्ने का भाव भी 500 रुपये कुंटल करा जा। 1 महीना लगभग फैक्ट्री चले हुए हो गए, लेकिन आज तक कोई भी भाव डिक्लेयर सरकार ने गन्ने का नहीं किया। तो ऐसे दुर्भाग्य है उत्तराखंड प्रदेश का कि यहाँ ऐसी सरकार है जो किसान और मजदूर की पूर्ण रूप से विरोधी है और अपने नेताओं के भत्ते और भरण पोषण दुगना करने में लगी हुई।
महापंचायत को लेकर क्या तैयारी है किसानों की, ये भी आपने सुना। और रवि कैंतुरा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। रवि, क्या अपडेट है? 11 बजे का समय था किसानों के पहुंचने का, अभी फिलहाल क्या अपडेट है, कौन कौन पहुंच चुका है? बिल्कुल आयुषी, देखिए जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, वो देहरादून पहुंच चुके हैं और जो महापंचायत है उसकी शुरुआत भी देहरादून के आईएसबीटी क्षेत्र में हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि महापंचायत को लेकर जिस तरीके से एक आह्वान किया गया था, उसी आह्वान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा और उनके मुख्य अतिथि के तौर पर जो चौधरी नरेश टिकैत हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान यूनियन के, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके साथ तमाम लोग हैं और तमाम जिलों के जो किसान थे वो सुबह से ही, चाहे हम हरिद्वार की बात करें, रुड़की, उधम सिंह नगर, वहाँ के तमाम जो जगह के जो किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। नरेश टिकैत अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, वो अभी अपना संबोधन यहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें देखिए, जो तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और नीचे जो पंडाल लगा है वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर जिस तरीके से 2 साल आज किसानों के जो बड़ा आंदोलन हुआ था उसको भी पूरे हो चुके हैं और लगातार चाहे एमएसपी की बात हो या फिर इसके अलावा जो प्रभावी किसान फसल बीमा योजना की बात की गई थी, इसके अलावा जो छोटे किसान हैं उनको मासिक पेंशन की बात की गई थी, उन तमाम चीज़ों के पूरे ना होने के चलते तमाम जो किसान हैं वो नाराज हैं। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से आज ये महापंचायत यहाँ पर शुरू की है, ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में किसानों के एक बड़े आंदोलन से पहले की एक आहट या सुगबुगाहट के तौर पर देखी जा सकती है। क्योंकि हमारी जो बातचीत यहाँ पर नरेश टिकैत से हुई, उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि हम किसी भी तरीके से सड़कों को जाम करें या फिर कोई ऐसा बड़ा प्रदर्शन करें, लेकिन अगर केंद्र सरकार की ओर से किसानों की जो मांगे थी उनको पूरा नहीं किया जाता है तो हम उस आंदोलन को करने के लिए भी उग्र होंगे या बाध्य होंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो महापंचायत है ये सीधे तौर पर एक आह्वान है, आने वाले वक्त के लिए एक आहट के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन इससे पहले सरकार की ओर से क्या तो आज रणनीति बनाई जाएगी आगे के लिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या किसानों की तरफ से आगे किया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और चलिए महापंचायत को लेकर नरेश टिकैत का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। टिकैत साहब, आज एक महापंचायत देहरादून में आप लोग कर रहे हैं, इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी है। अभी अब किस तरीके से आप लोग की ये महापंचायत अब आगे बढ़ेगी? तो एक तो बात है, किसान संयुक्त मोर्चा उसका आह्वान है। आज उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ राजधानी है हमारी, वहाँ से भी कई लाख आदमी है। आज उत्तराखंड की इसमें देवभूमि पे भी हमने यहाँ से एक ही वो रखा है कि 26 तारीख में वहाँ भी है, 26 तारीख में यहाँ है। हम यहाँ कह रहे किसानों की अनदेखी कि क्यों हो रही, हमारा और कोई सवाल नहीं, हमारा सिर्फ सवाल यही है किसानों की अनदेखी क्यों हो रही। आखिर को किसान फसल पैदा कर रहे और उसका रेट नहीं मिल रहा, तो ये टोटा हमारे जुम्मे है क्या? ये किसान सड़कों पर आ रहे, मजदूर सड़कों पर आ रहे। 13 महीने का आंदोलन रहा। प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द भी नहीं, 750 किसान हमारे शहीद हो गए, प्रधानमंत्री ने 2 शब्द भी नहीं कहा। आखिर को में भी तो भारत के नागरिक थे, तो हमें तो कहीं ना कहीं यह देख रही प्रधानमंत्री जी के मन में किसानों के प्रति सम्मान नहीं है। हमने हमेशा प्रधानमंत्री जी का सम्मान करा, वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी कोई वो नहीं चाहते, उनका सर नीचा नहीं करना चाहते, पर हमारा भी तो सर नीचा ना करें। हम ऐसे आदमी नहीं है, हम इस देश के विकास में हमारा सहयोग, पूरा सहयोग है। किसानों के साथ जबरदस्ती ना करें, किसानों को सम्मान दे। नेशनल हाईवे बनने लग रहे, एक जगह तो है 1 करोड़ 25 लाख रुपए का रेट, एक जगह है 12 लाख रुपए का रेट, तो इतना फर्क क्यों है भाई? जी हाईवे तो एक ही है दूर तक, जो दिल्ली देहरादून हाईवे बन रहा, तो उसे 1 करोड़ 20 लाख रुपए का ही रेट चाह दूर तक यहाँ तक। चौधरी नरेश टिकैत जो कि आज देहरादून पहुंचे हैं, ये महापंचायत है और इस महापंचायत में किसानों की जो मांगे पूरी नहीं हुई है, यही वजह है कि आज तमाम किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये राजभवन कूच करने का भी कार्यक्रम है, वहाँ पर भी ज्ञापन देने एक प्रतिनिधिमंडल जा सकता है। देखना होगा आने वाले वक्त में किसान महापंचायत की आहट किस कदर जाती है। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी के रवैये पर सवाल उठाए हैं। सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच तालमेल पर सवाल उठाए गए हैं। तो भाजपा के प्रदेश प्रभारी है दुष्यंत गौतम, जिनका बयान सामने आया है और उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी के रवैये पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। जाना मैं लगातार मेरा बना रहता है और मैं जाऊंगा भी, और एक प्रभारी के नाते दायित्व भी बनता है सामंजस्य बैठाना और आगे जनता के हित में कार्यों को गति देना। आपको लगता है कि बीते दिनों जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदरूनी कलह को सामने दर्शाता है, क्योंकि 2 पूर्व मुख्यमंत्री निकल के सामने आ गए और सरकार के खिलाफ ही बयानबाजी शुरू हो गई? वो सरकार के खिलाफ बयानबाजी नहीं है, वो जो विकास कार्य चलने चाहिए थे और वहाँ का ब्यूरोक्रेट हमेशा जिस गति से उनको काम करना चाहिए उन्हें करता, उसको ध्यान दिलाने वाली बात थी। और मैं समझता हूँ ये एक लोकतंत्र की अच्छी भूमिका होती है। वहीं उमेश कुमार और त्रिवेंद्र मामले पर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है। दुष्यंत गौतम ने कहा कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। तरीके से सुप्रीम कोर्ट में घटनाक्रम हुआ, एसएलपी वापस ली गई, फिर एसएलपी वापस लेने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी गई। उसके बाद नाराजगी भी देखी गई पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। आपकी भी बातचीत हुई कुछ? कोई वापसी नहीं ली गई, सरकार ने वहाँ पे अडिग है। सरकार जो ने पहले एजेंडा रखा था उसी पर ही है और उस पर हमारी सरकार कहीं भी दो मत नहीं रखती है। और त्रिवेंद्र रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, समय समय पर हर चीज़ का संज्ञान भी लेते हैं, ध्यान भी दिलाते हैं। उनका एक वरिष्ठ नेता के तरह के दायित्व भी बनता है, उसको वो निभाते हैं। और मुझे लगता है सरकार के अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं है और हम जो बात जहाँ कहनी है वहाँ वही कहने का हम दमखम भी रखते हैं, उसको संभालते भी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद का बयान, विधानसभा सत्र से पहले ही विपक्ष की नाराजगी, मंत्री नहीं उठाते हैं विधायकों का फोन। 29 नवंबर से सत्र की शुरुआत होने जा रही है और विपक्ष ने भी अपनी तैयारी कर ली है। इधर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद का बयान सामने आया है और विधानसभा सत्र से पहले ही विपक्ष की नाराजगी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री अधिकतर बहुत बिजी हैं और बहुत भागदौड़ उनकी दिल्ली में रहती है। जितने भी भारी भरकम मंत्रालयों के मंत्री हैं, किसी के पास विधायकों के लिए भी टाइम नहीं। जनता के लिए होगा या नहीं होगा उसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अक्सर के फ़ोन नहीं मिल पाते हैं, बात नहीं हो पाती है। और सदन में पिछली बार भी कोई बहुत अच्छे जवाब नहीं आए हैं और मुझे अब भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बहुत अच्छे जवाब आएंगे। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि विधानसभा सत्र ही जनता की आकांक्षाओं को खरा उतरना चाहिए। जो वहाँ बात होती है, जो आश्वासन सरकार का मिलता है, उस पर काम होना चाहिए। और उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस की ही कार्यकर्ता को भाजपा का एजेंट बता रहे हैं। महरा कह रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ता दिन भर कांग्रेस कार्यालय में बैठे रहते हैं और शाम होते ही भाजपा के नेताओं के पास पहुंच जाते हैं। कांग्रेस में बैठे हुए लोग तुम्हारा चरित्र हरण करने का भी काम करेंगे। ये बहुत तेजी से हो रहा है। राजनीतिक लड़ाई लड़ो, किसी के व्यक्तिगत जीवन में चरित्र हत्या करके किसी का नुकसान ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे, लेकिन कांग्रेस का नुकसान तो मत करो बेशर्मो। ये मैं आप सबसे कह रहा हूं, जितने यहां बैठे अपनी अपनी लाज बचा के रखो। आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, इस बात का ध्यान रखो। क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको बीजेपी ने कांग्रेस में डाला है या बीजेपी के जो सहयोगी हैं, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के हर उस आदमी का विरोध करेंगे, उसकी चरित्र हत्या करेंगे जो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगा। और ये पहचान है उन लोगों की कि ये अगर कांग्रेस के किसी आदमी के लिए खिलाफ बोल रहा है तो इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। उसका कारण बताता हूं। जो बीजेपी से मिले हुए दिन में कांग्रेस के दफ्तर में होते हैं, रात को भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर में होते हैं, दिखते कांग्रेस के हैं। उधर भाजपा ने करण महरा के बयान पर चुटकी ली है। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने करण महरा के बयान को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस को खुद चिंता करने की बात है। कांग्रेस ही क्या, आपकी 90% कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी में आई है। हम तो 3 से 302 पे पहुंच गए हैं, वो सब कांग्रेस की तो हैं, कांग्रेस के नहीं हैं वो। बल्कि अब वो राष्ट्रवाद के साथ हैं, देश के साथ जुड़े हुए हैं, देश की भावनाओं के साथ जुड़े हैं। जैसा भारत वो चाहते हैं उस भारत के निर्माण में वो काम कर रहे हैं। और एक काम और भी कर रहे हैं, जो गांधी जी चाहते थे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस खत्म होनी चाहिए, गांधी जी का भी सपना पूरा कर रहे हैं।
और इधर कांग्रेस नेता प्रभुलाल बहुगुणा का बयान सामने आया है। वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर पद बांटने का आरोप उन्होंने लगाया है। कांग्रेस कार्यालय में बैठे कुछ नेताओं के कहने पर पद बांटे जा रहे हैं, तो ये बड़ा बयान सामने आया है प्रभुलाल बहुगुणा का। वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है और उन्हें दरकिनार करके पद बांटने का आरोप लगाया है। कांग्रेस भवन में कुछ लोग हैं ऐसे जो पदों को बांट रहे हैं, और पद बांटने का मतलब वो ऐसे व्यक्ति को पद देना चाहिए जो कर्मठ हो, निष्ठावान हो, जो कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति हो। अच्छे अच्छे लोग जो हैं उनको तो किनारे कर दिया जाता है, और वहाँ पे जो परिक्रमा करता है उनको पद दे दिए जाते हैं। ये परंपरा जरा गलत शुरू हुई है, इसको माननीय अध्यक्ष जी को ध्यान संज्ञान में लेना चाहिए, और ऐसे लोगों को स्वयं हमारे कहने से नहीं, स्वयं उनका संज्ञान लेकर के देखना चाहिए कि ये निष्ठावान है भी कि नहीं। तो आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है और हेमकुंड साहिब में करीब 30 फीट तक बर्फ जम चुकी है। हेमकुंड साहिब में हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। तस्वीरें ऐसी मानो जन्नत सी सैर हो। हेमकुंड साहिब में करीब 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। जहां तक नजर जा रही है बर्फ ही बर्फ है। हेमकुंड गुरुद्वारे के आसपास भी देखिए कैसे बर्फ जमी हुई है। गुरुद्वारा के परिसर में बर्फ की मोटी सी परत जम गई है। पिछले कुछ रोज से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब परिसर बर्फ से ढक गया है। बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब के प्राकृतिक सौंदर्य में और निखार सा आ गया है। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम एक बार फिर से हेमकुंड साहिब निरीक्षण के लिए पहुंची थी। टीम के कुछ लोगों ने वहां की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। पारा गिरने से हेमकुंड के पास बने सरोवर का पानी भी पूरी तरह से जम चुका है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। उधर पौड़ी में एक गांव ऐसा है जिसे बसे 200 साल पूरे हो चुके हैं और इस गांव में अभी भी 80% आबादी खेतीबाड़ी और पशुपालन करके अपने परिवार की गुजर बसर कर रही है। पौड़ी के कलूण गांव के ग्रामीण खुश हैं। वो नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कलूण गांव को बसे 200 साल पूरे हो चुके हैं। इस गांव को 1822 में बसाया गया था। खास बात यह है कि यहाँ की 80% आबादी गांव में रहकर ही खेती और पशुपालन से अपनी आजीविका चला रही है। हमारा गांव जो है 200 वर्षगांठ मना रहा है और आज भी लोग यहाँ पे कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन आदि कार्य करते हैं और उस पर निर्भर हैं। यहाँ से पलायन बहुत कम हुआ है। 80% लोग अभी गांव में निवास करते हैं और खेतीबाड़ी के जरिए अपना गुजारा करते हैं। गांव को बसे 200 साल पूरे हुए हैं और इसीलिए ग्रामीणों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जिसमें पहाड़ के पारंपरिक गीत गाए गए और ग्रामीण उन पर खूब झूमे। इस मौके पर विधायक राजकुमार पौरी भी कलूड़ गांव पहुंचे और ग्रामीणों को बधाई दी। मुझे लगता है कि जो गांव अपने आप में पलायन से बचे हुए हैं, इन गांवों को तो निश्चित रूप से और सुविधाएं मिलनी चाहिए और यहाँ के विकास के लिए जितना संभव हो सकता है वो करना चाहिए। और मैं भी प्रयास करूँगा कि यहाँ जो समस्याएं मुझे दी गई हैं उनके पूरा करने में मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा, ताकि यहाँ के लोग जो है और अधिक रूप से यहाँ वापस आएँ। जहां पहाड़ में कितने ही गांव रोजगार की कमी के चलते भूतिया कहीं जाने लगे हैं, तो वहीं कलूड़ गांव सरकार के लिए अच्छी खबर है। इस गांव से महज 20% आबादी ही बाहर गई है।
बाकी लोग गांव में रहकर ही परिवार के गुजर बसर कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। टिहरी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कार्यालय में भव्य स्वागत किया। मंत्री ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ संवाद किया, जनपद की समस्याओं की जानकारी भी ली और साथ ही साथ सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने की अपील भी की। 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर रेस वॉक में रजत पदक जीतने वाले सचिन सिंह बोहरा ने खेल मंत्री रेखा आर्य से मुलाकात की। इस दौरान रेखा आर्य ने एथलीट सचिन सिंह बोहरा को बधाई दी। सचिन सिंह ने खेल मंत्री रेखा आर्य के सामने खिलाड़ियों के लिए सरकारी विभागों में खेल कोटे की सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग भी रखी। इधर रुड़की में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्य बाजार में अतिक्रमण करने वालों का सामान भी जब्त कर लिया है। साथ ही नालियों पर किए गए स्थायी अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला, जिसके चलते व्यापारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने व्यापारियों को समय दिया था कि जहां भी अतिक्रमण किया है उसे खुद हटा ले, लेकिन व्यापारियों ने दुकानों के बाहर स्थायी अतिक्रमण किया हुआ था, जिसके चलते आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी और इसके चलते नगर निगम और प्रशासन ने ये शिकंजा कसा। वहीं फूलों की घाटी के बंद होने के बाद अब वहां शिकारियों की घुसपैठ की आशंका बनी हुई है। इसे देखते हुए वन विभाग ने चौकसी बढ़ा दी है। फूलों की घाटी में 19 कैमरा ट्रैप से नजर रखी जा रही है। बर्फबारी के बीच वन विभाग की 10 सदस्यीय टीम ने फूलों की घाटी पहुंची और अलग अलग लोकेशन पर 10 कैमरे ट्रैप लगाए गए हैं। साथ ही समय समय पर गश्त भी की जा रही है। तो आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है और हेमकुंड साहिब में करीब 30 फीट तक बर्फ जम चुकी है। हेमकुंड साहिब में हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। तस्वीरें ऐसी मानो जन्नत सी सैर हो। हेमकुंड साहिब में करीब 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। जहां तक नजर जा रही है बर्फ ही बर्फ है। हेमकुंड गुरुद्वारे के आसपास भी देखिए कैसे बर्फ जमी हुई है। गुरुद्वारा के परिसर में बर्फ की मोटी सी परत जम गई है। पिछले कुछ रोज से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब परिसर बर्फ से ढक गया है। बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब के प्राकृतिक सौंदर्य में और निखार सा आ गया है। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम एक बार फिर से हेमकुंड साहिब निरीक्षण के लिए पहुंची थी। टीम के कुछ लोगों ने वहां की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। पारा गिरने से हेमकुंड के पास बने सरोवर का पानी भी पूरी तरह से जम चुका है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।